Assalamualaikum. Welcome to my channel BSN Generic for All. So today we are going to discuss anti-malarial drugs. Without wasting time, let's start the video. So anti-malarial drugs. Objectives are these. Today we are going to discuss anti-malarial drugs, its classification, clinical classification, and therapy, clinical classification, and classification on the basis of uh, chemical classification. So let's start with the introduction. What is malaria? Then we will discuss. First, we will understand that what is malaria and what is this life cycle of malaria parasite, and then we will go to discuss anti-malarial drugs. So इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. मलेरिया जो है ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है पाकिस्तान एंड ट्रॉपिक एरियाज में. मलेरिया जो है ये 4 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट से कॉज्ड होता है. मलेरिया इज अ डिजीज जो कि कॉज होता है बाय पैरासाइट. प्लाज्मोडियम पैरासाइट जिसे हम कहते हैं 4 स्पीशीज होती हैं इसकी. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपैरम जो कि सेवियर फॉर्म है मलेरिया की एंड सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है प्लाज्मोडियम मलेरियाई. एंड इसमें ये हो गया मलेरिया का. एंड नेक्स्ट इज सिम्टम ऑफ मलेरिया. मलेरिया से कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? सो मलेरिया जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हेडेक कॉज करता है, फीवर होता है सिस्टमिक, एंड फटीग एंड पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, बैक पेन होता है, इसके साथ फुल बॉडी में एक्स होते हैं एंड चिल्स होती है, ज़्यादा सर्दी लगती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है. यानी कि इसमें क्या होता है मलेरिया में कि आपको एक टाइम में बुखार होगा, दिन के आधा दिन आपको बुखार होगा यानी कि फीवर होगा एंड देन आधा दिन आप बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होगा. सो अगर 3-4 दिनों तक लगातार इसी तरह होता रहा देन इट्स मीन्स दिस इज मलेरिया. रिस्पायरेटरी में ड्राई कफ होगा, साथ में इनलार्जमेंट होती है स्प्लीन की बिकॉज ये आरबीसीज को अफेक्ट करता है. सो आरबीसीज जो है इसमें ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसीज के, एंड आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन जो है ये स्प्लीन में होती है. सो इनलार्जमेंट होता रहती है स्प्लीन में एंड स्टमक के उस पर ये नॉशिया एंड वॉमिटिंग कॉज करता है. साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट. पहले हम समझते हैं कि लाइफ साइकिल क्या है मलेरिया पैरासाइट के अंदर, यानी कि इसका ये पूरी डिजीज़ किस तरह कॉज होती है, और फिर हम तभी हमें समझ आएगा कि एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है वो किस किस स्टेज पे किस तरह से इसको इनहिबिट कर सकती है. सो इसका जो हाफ लाइफ साइकिल है वो मॉस्कीटो के बॉडी में होता है जिसे हम स्पोरोगोनी या सेक्सुअल साइकिल कहते हैं, एंड हाफ साइकिल जो है वो मैन के अंदर होता है, शीजोगोनी जिसे हम कहते हैं, एंड एसेक्सुअल साइकिल कहते हैं. मॉस्कीटो में क्या होता है कि मॉस्कीटो के गट में गैमीर जो है ये फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ऊकाइनन बनाते हैं, एंड देन स्पोरोजॉइड्स बनाते हैं. स्पोरोजॉइड जो है ये जब किसी हेल्थी पर्सन को बाइट करता है तो ये स्पोरोजॉइड इसमें रिलीज हो जाते हैं, यानी कि उसमें इंजेक्ट कर लेता है स्पोरोजॉइड्स. स्पोरोजॉइड जो है ये ब्लड से ट्रैवल करते हुए लिवर में आ जाते हैं. लिवर में यहाँ पे है कुछ वीक्स तक डेवलप होते हैं. यहाँ पे इनका एसेक्सुअल साइकिल चलता है जिसे हम शीजोगोनी साइकिल कहते हैं. शीजोगोनी एसेक्सुअल साइकिल लिवर में चलता है. लिवर में ये डिफरेंट जो है इसके जो स्पीशीज होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं. फॉल्सिफेरम हो गया या फिर जो है फॉल्सिफेरम हो गया एंड जो पी मलेरियाई है या फिर प्लाज्मोडियम नोवाल्सी है. सो ये डेवलप्ड होते हैं. सो यहाँ पे जो है 1 to 2 वीक्स का साइकिल होता है, देन ये मीरोजॉइड्स बनाता है. मीरोजॉइड्स जो है फिर क्या होता है कि ये मीरोजॉइड्स बनाते हैं. मीरोजॉइड्स यहाँ पे रिलीज जब हो जाती हैं तो ये इन्फेक्ट करती हैं यानी कि अटैक करती हैं आरबीसीज पे, एंड आरबीसीज को जो है ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन करते हैं, उसे ब्रस्ट कर देते हैं है. एंड एक हो गया मीरोजॉइड्स बन जाते हैं. दूसरा यहाँ पे कुछ मीरोजॉइड जो हैं वो डोमेंट रह जाते हैं लिवर में ही, यानी कि ये बाहर में रीलैप्स कॉज करते हैं डिजीज. जब ये सारा हम इसे ट्रीट कर लेते हैं ये छुपे होते हैं, डोरमेंट होते हैं, एंड बाद में आ जाते हैं और फिर से डिजीज कॉज करते हैं. मीरोजॉइड अफेक्ट करता है आरबीसीज को. अब इसमें डिफरेंट जो प्लाज्मोडियम स्पीशीज है जैसे कि पी फॉल्सिफेरम हो गया, ये ओल्डर एंड न्यू दोनों आरबीसीज को अफेक्ट करता है. जैसे कि 120 डेज का लाइफ साइकिल होता है आरबीसीज का, उसके बाद उन्हें खत्म होना होता है. सो वापस से न्यू आरबीसीज, न्यूली फॉर्म्ड आरबीसीज होते हैं. तो ओल्ड एंड न्यू दोनों आरबीसीज पे पी फॉल्सिफेरम एक्ट करता है. पी पी वाइवेक्स जो है ये इमेच्योर आरबीसीज पे अटैक करता है. एम्प्री मलेरिया, पी नोवाल्सी जो है ये ओल्डर आरबीसीज पे ज़्यादा अटैक करते हैं.
जब आरबीसीज पे ये अटैक करता है, इसके बाद दो स्टेजेस आते हैं, एक होता है सेक्सुअल स्टेज, एक होता है एसेक्सुअल स्टेज। एसेक्सुअल स्टेज में क्या होता है कि मोर मीरोजॉइड्स बनते हैं, और भी मीरोजॉइड बनते हैं और न्यू आरबीसीज को अफेक्ट करते हैं, ये बॉडी में ये सारा इन्फेक्टिव साइकिल चल रहा होता है। दूसरा जो सेक्सुअल फेज है वो गैमीटोसाइड बनते हैं, यानी कि गैमीट्स बन जाते हैं, और फिर अगर कोई और एनोफिल मॉस्किटो जो है ये आके इस जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसे बाइट करेगा, तो इससे ये गैमीटोसाइड ले लेगा अपने अंदर, वो ले लेगा, एंड देन इसकी जो गट में वापस से इसका अपना साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, एंड स्पोरोगोनी सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, एंड स्पोरोजॉइड्स बनाएगा ये वापस। सो अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस पे ये हम डिफरेंट उससे जो है इस पे जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं वो एक्ट करेंगी, जैसे कि यहाँ पे है स्पोरोंटिसाइड्स, जो है ये एक्ट कर सकता है स्पोरोजॉइड ना बनने दें हम। एंड ट्रू कैजुअल प्रोफाइलैक्ट तब होता है जब स्पोरोजॉइड बॉडी में आ जाते हैं, लेकिन स्पोरोजॉइड को इनहिबिट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए कोई भी ड्रग मौजूद नहीं है। सो हम प्री फेज में यानी कि कैजुअल प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी देते हैं, है जो कि प्री एथ्रोसिटिक फेज पे एक्ट करती है लिवर में, यानी कि एथ्रोसाइड पर अटैक करने से पहले। देन होता है सप्रेसिव प्रोफाइलैक्टिक होती है, जिसमें ये एथ्रोसिटिक फेज पे एक्ट करती हैं, गैमीटोसीडल होती हैं जो कि गैमीज बनने नहीं देती है। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल ब्रीफली दिया गया है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, एंड फैक्टर डेफिनेटिव होस्ट जो है ये फीमेल एनोफिल मॉस्किटो है, एंड इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग है। लाइफ साइकिल जो है ये पार्शियली यानी कि आधा लाइफ साइकिल मॉस्किटो में होता है जिसे हम सेक्सुअल स्पोरोगोनी कहते हैं, और आधा मेन में होता है जिसे हम एसेक्सुअल शिज़ोगोनी कहते हैं। ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए। मॉस्किटो जो है ये बाइट करता है मैन को, यानी कि किसी भी पर्सन को इसने बाइट कर लिया और अपने स्पोरोजॉइड को ट्रांसमिट कर लिया उसके ब्लड में। स्पोरोजॉइड ट्रैवल करते हैं ब्लड से लिवर में चले जाते हैं और वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, यानी कि टिश्यू शीज़ोगोनी बनाते हैं, यानी और प्रोड्यूस करते हैं मीरोजॉइड्स। मीरोजॉइड इन्फेक्ट करता है न्यू आरबीसीज को और एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करता है आरबीसीज में, ब्लड शीज़ोगोनी और मोर मीरोजॉइड्स बनाता है ताकि मोर आरबीसीज को अफेक्ट कर सके। आरबीसीज ब्रस्ट होते हैं और इन्फेक्टिव साइकिल पूरी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। कुछ मीरोजॉइड जो होते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स बना लेते हैं, और ये कुछ मीरोजॉइड डोर्मेंट रह जाते हैं लिवर में जिसे हम हाइप्नोजॉइड्स कहते हैं, जिसकी वजह से रिलैप्स इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि अगर इन्फेक्शन खत्म हो भी गया ड्रग से उसके बाद वो वापस वापस रिलैप्स यानी कि बार बार होता जाता है एक बार ठीक होने के बाद, एंड रिलैप्स हमेशा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल का ही होता है। व्हेन मॉस्किटो बाइट करता है इन्फेक्टेड पर्सन को, गैमीट जो है वो वापस टेकन अप कर लेता है विद द ब्लड, गैमीटोसाइड मेच्योर हो जाते हैं इन द मॉस्किटो गट में और फ्यूज हो जाते हैं, ओकाइनाइट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, एंड स्पोरोजॉइड में डेवलप हो जाता है, सेक्सुअल स्पोरोगोनी वापस से उसमें स्टार्ट हो जाता है। ये स्पोरोजॉइड माइग्रेट करते हैं सैलिवरी ग्लैंड में और न्यू जो हेल्दी बंदा होता है उसे इन्फेक्ट कर लेते हैं। रिकरेंट मलेरिया हम किसे कहते हैं? रिकरेंट मलेरिया यानी कि जो हाइप्नोजॉइट होते हैं जो डॉर्मेंट रह गए होते हैं, छुप गए होते हैं लिवर में ही, जो छुप गए होते हैं उसे हम हाइप्नोजॉइट कहते हैं, और फिर एक दफ़ा ठीक होने जाने के बाद वापस से रीअकरेंस हो जाती है, और पैरासाइट कभी कभार सर्वाइव कर जाता है ब्लड में भी इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की वजह से। अगर हम कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो उससे भी ये रिलैप्स हो। सो एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोफाइलेक्स के लिए, और प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स ऑफ मलेरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो G6PD टेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। मलेरिया के चैप्टर में G6PD का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। G6PD टेस्ट जो होता है ये एक क्लिनिकल टेस्ट किया जाता है। G6PD होता क्या है? ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, एक एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व होता है इन सिंथेसिस ऑफ ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन के सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। ग्लूटाथायोन जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे आरबीसीज को प्रोटेक्शन और इसकी जो शेप स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो इनडायरेक्टली G6PD हमारे आरबीसीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो G6PD की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्लूटाथायोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो नहीं बनेगा, देन आरबीसीज जो है वो फ्रेजाइल होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे, आसानी से ब्रस्ट हो जाएंगे, एंड एनीमिया हो सकता है।
सो एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है इसे देने से पहले हमने G6PD टेस्ट करना होता है एंड बेसिकली आगे हम पढ़ेंगे कि मेनली जो क्विनीन डेरिवेटिव्स है उसे देने से पहले हमने G6PD टेस्ट करना होता है और जिनका G6PD लो होता है उनमें एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है वो कंट्राइंडिकेटेड होती है, नहीं दी जाती हैं, या फिर अगर दी भी जाती हैं तो उसके साथ उन्हें ऐसी जो है वो जो है डाइट दी जाती है जिससे मोर G6PD बने, मोर ग्लूटाथायोन बने एंड उनकी जो आरबीसीज है वो फ्रेजाइल ना हो बल्कि स्ट्रॉन्ग आरबीसीज बने ताकि वो आसानी से ब्रश ना हो पाए। बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि मीरोजॉइड जो है वो हमारे आरबीसीज पे अटैक करते हैं। सो हमेशा एंटी मलेरियल यानी कि जो मलेरियल इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसमें हमेशा एचबी कम आएगा, उसका एचबी कम होगा, एनीमिया का शिकार होगा अगर उसे पहले से ही एनीमिया होगा एंड आरबी उसे एंटी और मलेरिया भी हो गया है। सो G6PD जो है वो एनीमिया जो है उसमें और भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज आरबीसीज पहले से भी कम है एंड और भी डिस्ट्रक्शन हो रही है आरबीसीज की। थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स की केमिकल क्लासिफिकेशन है, थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन है। सो केमिकल क्लासिफिकेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले है थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन। थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है टू प्रिवेंट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया, प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी जो हम देते हैं अटैक से बचाने के लिए। सो इसमें दो थेरेपीज आती हैं, एक है कैजुअल प्रोफाइलेक्ट, एक है सब्रेसिव प्रोफाइलेक्ट। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है कि कैजुअल प्रोफाइलिक जो है ये प्री इथ्रोसिटिक फेज पे एक्ट करता है, यानी कि आरबीसीज पे अटैक करने से पहले लिवर में ही एक्ट करता है ताकि मलेरिया इन्फेक्शन जो है वो ब्लड तक ना पहुंचे, जिसे हम कहते हैं टिश्यू शिजोंडोसाइड, यानी कि टिश्यू शिजोंडोसाइड शिजोगोनी स्टेज पे ये एक्ट करता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ लिया, जिसमें हम देते हैं प्रिमाक्विन एंड प्रोग्वानिल। सो पीपी के नाम से याद रख सकते हैं। एंड देन सप्रेसिव प्रोफाइलेक्ट हम जो है एथ्रोसिटिक फेज पे देते हैं, जैसे कि हमने पढ़ लिया, यानी कि मीरोजॉइड जब अटैक करता है आरबीसीज पे मलेरियल फीवर से बचाने के लिए क्लोरोक्वीन, प्रोग्वानिल एंड मैफ्लोक्वीन इसमें हम देते हैं। सो CMP के नाम से याद रख सकते हैं। एंड प्रोफाइलैक्स एडवाइज की जाती है किन किन किस किस केस में एडवाइस की जाती है, जब कोई नॉन इम्यून ट्रैवलर आ जाए इंडेमिक एरिया, यानी कि इंडेमिक एरिया जहाँ पे एंटी मलेरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाईली पॉपुलेशन में होता है। सो वहाँ पे अगर कोई दूसरी जगह से बंदा चला जाता है तो उन्हें हो सकता है, तो उनके लिए हम प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी पहले से दे देते कि अगर वहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उसे ये डिजीज़ ना हो। फिर है नॉन इम्यून पर्सन अगर इंडेमिक एरिया में रह रहा है फॉर फिक्स टाइम के लिए आर्मी यूनिट्स में, यानी कि कुछ टाइम के लिए वो गया है, आर्मी यूनिट्स वाले जो होते हैं वो डिफरेंट जगहों पे जाते हैं तो उन्हें भी प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी दे सकते हैं। इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन जो है इंडेमिक एरियाज तो उनमें भी दे सकते हैं। देन है थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन एंटी सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है टू ट्रीट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया, इसे हम कहते हैं क्लिनिकल क्यूरेटिव। सो क्लिनिकल अटैक से बचाने के लिए इसमें क्या होगा, यानी कि जब आरबीसीज ब्रस्ट हो रहे होते हैं तो उसे बचाने के लिए, यानी कि ये अटैक करेगा एरिथ्रोसाइट शिजोंडोसाइट, यानी कि जब शिजोगोनी जो है वो ब्लड में आ जाता है, एरिथ्रोसिटिक स्टेज पे आ जाता है और ये मलेरियल फीवर के एपिसोड को टर्मिनेट करता है, एरिथ्रोसिटिक शिजोंडोसाइट पे एक्ट करता है। आरबीसीज जब मीरोजॉइड अटैक करते हैं आरबीसीज को ब्रश करने के लिए तो ये वहाँ पे एक्ट करता है, उसे ब्रश नहीं होने देता। ये फास्ट एक्टिंग हाई, इसमें अब दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक होती है फास्ट एक्टिंग हाई इफिकेसी वाली, ये फर्स्ट ड्रग, एंड सेकंड जो है वो है स्लो एक्टिंग लो इफिकेसी, तो सेकंड ये वाली हो गई। सो फास्ट एक्टिंग वाली जो है वो है क्लोरोक्वीन, क्विनीन एंड आर्टेमिसिनिन, एंड स्लो एक्टिंग वाली है प्रोग्वानिल, पायरिमिथामिन एंड सल्फोनामाइड। ये आपने ज़रूर इसकी क्लासिफिकेशंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। देन एंड ये पायरिमिथामिन एंड सल्फोनामाइड्स वगैरह जो हैं ये एंटीफोलेट ड्रग्स भी हैं, जैसे कि हमने एंटीबायोटिक चैप्टर में पढ़ा था। कंप्लीटली इरेडिकेट, अब थर्ड है टू कंप्लीटली इरेडिकेट द पैरासाइट, यानी कि अब हम ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं लेकिन अगर हमारे बॉडी से कंप्लीटली वो पैरासाइट रिमूव नहीं हुआ तो हमें रीलैप्स हो सकता है, रिकरेंट एनीमिया वो एंटी मलेरिया हो सकता है। सो इसे हम कहते हैं रेडिकल क्योर कहते हैं। इसमें मोस्टली जो रिलैप्स होता है वो पी वाइवेक्स एंड पी ओवेल का होता है।
क्योंकि ये रिलैप्स मलेरिया प्रोड्यूस करते हैं, रिलैप्सिंग मलेरिया एंड पर्सिस्टेंट हाइप्नोजॉइट होती हैं, यानी कि ये डोमेंट रह जाता है इन द लिवर में, बाद में डिजीज कॉज करता है। प्रेमाक्वीन, इसके लिए हम जो मेनली ड्रग देते हैं वो है प्रेमाक्वीन। एंड देन गैमीटोसीडल ड्रग्स। अब गैमीटोसीडल जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा कि गैमीट्स नहीं बनने देगा, ये डिक्रीज करता है ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया को फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से वो दूसरे हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर, क्योंकि अगर दूसरा एनीफिल मॉस्किटो आके उसने वो गैमीट ले लिए तो वो भी स्पोरोजॉइट शीजो उसमें भी वो बन जाएंगे स्पोरोजॉइट, एंड वो अब हेल्थी वाले को भी अफेक्ट कर सकता है। सो हम इसका जो यूज़ है, इस ड्रग का जो यूज़ है वो हम इन्फेक्टेड पर्सन में करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन में सॉरी नहीं करते हैं, जो हेल्थी पर्सन होते हैं उनको देते हैं ताकि उन्हें हो ना। एंड देन प्रेमाक्वीन, प्रोग्वानिल एंड पायरीमिथामीन इसमें ड्रग्स आती हैं। ये ड्रग की क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ये जो हमने अभी लाइफ साइकिल पढ़ लिया कि टिश्यू शिजोंटोसाइड होते हैं, स्पोरोजॉइट आ गए, टिश्यू शिजोंटोसाइड इथ्रोसिटिक साइकिल होता है पीवाईवैक्स का, एंड प्री इथ्रोसिटिक शीजोगोनी होती है, एंड हैप्नोजॉइड बन जाते हैं। हाइप्नोजॉइड कुछ डोमेंट रह जाते हैं, मीरोजॉइड अटैक करते हैं जो कि रिलैप्स कॉज करते हैं, एंड मीरोजॉइड अटैक करते हैं आरबीसीज पे, एथ्रोसिटिक शीजोगोनी होती है, एंड देन गैमीटोसाइड्स बनते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन अब क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन में है 4-अमाइनो क्विनोलोन, क्विनोलोन एंड इसमें है कैंकॉन का अल्कलॉइड्स। ये जो है ये क्विनीन डेरिवेटिव्स हैं, इसे हम इससे भी याद रख सकते हैं, क्विनीन डेरिवेटिव्स है। ओके ये क्विनीन डेरिवेटिव्स है। 4-अमाइनो क्विनोलोन्स, यानी कि इसमें अमाइनो ग्रुप ऐड होगा, क्लोरोक्वीन, अमोडिया क्वीन एंड पिप्राक्वीन आती हैं इसमें। एंड क्विनोलोन मिथानॉल में आता है, यानी कि इसमें अल्कोहल ग्रुप ऐड होता है, इसमें मैफ्लोक्वीन आता है। काइकॉन का अल्कलॉइड क्विनीन एंड क्विनिडीन, ये नेचुरली डिराइव्ड की गई है प्लांट से, काइकॉन का प्लांट से। एंड इसमें जो है बिगवानाइड्स, डाईअमाइनो पायरामिडीन एंड सल्फोनामाइड्स, ये तीनों जो है ये एंटीफोलेट डेरिवेटिव है। इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह की गई है, एक क्विनीन डेरिवेटिव है, ये एंटीफोलेट डेरिवेटिव है। एंटीफोलेट ओके एंटीफोलेट डेरिवेटिव है, बिगवानाइड में आता है, प्रोग्वानिल, डाईअमाइनो पायरामिडीन में आता है, पायरीमिथामीन एंड सल्फोनामाइड में आता है, सल्फर टॉक्सिन एंड डेप्सोन। एंड देन इसके बाद है 8-अमाइनोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन। सो 8-अमाइनोक्विनोन एंड जो नेप्थोक्विनोन है एंड नेप्थपाइरिमिडीन, ये तीनों भी क्विनीन डेरिवेटिव है, ये उसी के साथ शामिल है। सो ये भी क्विनीन डेरिवेटिव है, ये भी क्विनीन डेरिवेटिव है। एंड इसे में आती है 8-अमाइनोक्विनोन में आती है प्रेमाक्वीन एंड टेफनोक्वीन। एंड ये जो है 8-अमाइनोक्विनोन वाली जो होती है ये मेनली हम हाइप्नोजाइड वाले के लिए देते हैं। नेप्थोक्विनोन वाली एटोवाक्विन जो है ये हाई इफिकेसी वाली ड्रग है। नेपपायरामिडीन, पायरामिडीन इसमें आता है पायरोनेरिडीन। फिर है अमाइनो अल्कोहल। अब ये एराइल डेरिवेटिव, ये है एराइल अल्कोहल डेरिवेटिव है, यहाँ पे मैं ये टाइप कर लेती हूँ। सो ये है एराइल अल्कोहल डेरिवेटिव। ओके सो ये हो गई एराइल अल्कोहल डेरिवेटिव, ये थर्ड नंबर की हो गई। एंड देन फर्स्ट हमने पढ़ी क्विनीन डेरिवेटिव ये वाली, और वो दूसरी फर्स्ट वाली, एंड देन एंटीफोलेट वाली सेकंड हो गई, एंड ये एराइल अल्कोहल जो है ये हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन हो गई। सो ये जो है ये थर्ड क्लासिफिकेशन हो गई। एंड देन इसमें आता है हेलोफेंट्रीन एंड लिमिफेंट्रीन एंड सिक्विस्टरपीन लैक्टोन। सिक्विस्टरपीन लैक्टोन जो है इसे हम आर्टिमिजिनिन डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। सो ये आर्टिमिजिनिन डेरिवेटिव हो गई, यहाँ पे ये फोर्थ क्लासिफिकेशन है, आर्टिमिजिनिन डेरिवेटिव। ओके ये आर्टिमिजिनिन डेरिवेटिव हो गई। देन आर्टिमिजिनिन डेरिवेटिव हो गई, ये हमारे पास फोर्थ क्लासिफिकेशन। सो केमिकल क्लासिफिकेशन मेनली जो है ये 4 है, क्विनीन डेरिवेटिव्स हो गए,
एंड देन एंटीफोलेट हो गए, एंड देन एराइल अल्कोहल डेरिवेटिव हो गए, एंड देन आर्टेमिजीन जिसमें आता है आर्टिनिसिनेट, आर्टिमेथर, आर्टीथर एंड आर्टेरोलेन। ये जो है मेनली डिराइव की गई है फ्रॉम आर्टिमेथर प्लांट से। सो अब पढ़ते हैं वन बाय वन ये ड्रग्स डिस्कस करेंगे हम। सो सबसे पहले आता है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन यानी कि 4 अमाइनो क्विनोनोन्स को डिफाइन किया गया है। 4 अमाइनो क्विनोनोन्स में सबसे पहले ड्रग है क्लोरोक्वीन। सो क्लोरोक्वीन जो है ये रैपिड एक्टिंग है एंड इर्थ्रोसाइटिक शिजोंडोसाइट पे एक्ट करती है, यानी कि इर्थ्रोसाइटिक फेज पे एक्ट करती है। कंट्रोल करता है क्लिनिकल अटैक को इन 1 to 2 डेज में। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने अच्छे से समझना है कि प्लाज्मोडियम जो है ये डाइजेस्ट करता है हेमोग्लोबिन को टू हीम एंड ग्लोबिन, यानी कि जब प्लाज्मोडियम अटैक करता है तो ये हमारे आरबीसीज जो होते हैं ये हीम एंड ग्लोबिन से बना होता है। सो ये हीम एंड ग्लोबिन दोनों को जो है हेमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करके इसे डिवाइड कर देता है हीम एंड ग्लोबिन में अपने एसिडिक वैक्यूल में, यानी कि अपने जो है इसका जो एसिडिक वैक्यूल होता है प्लाज्मोडियम के अंदर। सो ये इसका एसिडिक वैक्यूल है, इसके अंदर इसने हीम एंड ग्लोबिन दोनों को अलग अलग कर दिया। सो ग्लोबिन जो है अब ये इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू के लिए वो है। अब प्लाज्मोडियम जो है ये ग्लोबिन को खा लेगा, यानी कि ये इसके न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है। सो ये इसे यूज कर लेगा प्लाज्मोडियम। देन क्या होगा, ये इसका जो वैक्यूल है ये एसिडिक है। हीम जो है ये टॉक्सिक होता है प्लाज्मोडियम के लिए। तो ये प्लाज्मोडियम में ऐसा एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं हीम पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि कन्वर्ट करता है इस हीम को, टॉक्सिक हीम को, इनटू नॉन टॉक्सिक हेमाजॉइन में इसे कन्वर्ट कर लेगा। सो ये जो है यहाँ पे हेमाजॉइन लिखा हुआ है। सो ये हेमाजॉइन में इसे कन्वर्ट कर लेगा। सो अब जो प्लाज्मोडियम है उसे कोई खतरा नहीं है, आसानी से वो आरबीसीज पे अटैक कर सकता है इसी तरह। सो क्लोरोक्वीन अब ड्रग क्या करेगी, ये एसिडिक वैल्यूक्यूल में कंसंट्रेट हो जाती है, इसकी पीएच को ज़्यादा कर देती है, यानी कि एसिडिक में हमारे पास पीएच जो है वो हाई होता है। सो कम होता है पीएच 7 से। सो अब इस पीएच को हाई कर देगा, बेसिक इन्वायरमेंट बना देगा। तो बेसिक इन्वायरमेंट में फिर प्लाज्मोडियम जो है ये हीम को हेमाजॉइन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। सो ये इसकी कन्वर्जन को रोक देगा, ये इसे कन्वर्ट नहीं कर सकता हाई पीएच में। सो इनहिबिट कर देगा हीम पॉलीमरेज को। जब क्लोरोक्वीन और हीम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये डैमेज करेगा प्लाज्मोडियम के मेम्ब्रेन को, एंड इस तरह प्लाज्मोडियम स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे दिखाया गया है कि हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन यूटिलाइज हो जाता है पैरासाइट से, एंड हीम जो है हाईली टॉक्सिक होता है मलेरिया पैरासाइट के लिए। सो ये कन्वर्ट हो जाता है हेमाजॉइन में नॉन टॉक्सिक में हीम पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से। तो क्लोरोक्वीन, क्विनिन, मैफ्लोक्विन इस एंजाइम पे एक्ट करते हैं, इसे इनहिबिट करते हैं। क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस। अब क्लोरोक्वीन पे रेजिस्टेंस किस स्पीशीज की डेवलप्ड हो सकती है? सो क्लोरोक्वीन जो है ये फास्ट रेजिस्टेंस इज फास्ट डेवलपिंग इन पी फॉल्सीफेरम को ये ख़त्म नहीं कर सकता, उसमें जो है इसके लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। सो ये मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सेवियर केसेस जो है मलेरिया के वो पी फॉल्सीफेरम ही के होते हैं। रेजिस्टेंस जो है ये डेवलप होती है किस वजह से? एफ्लक्स मैकेनिज्म की वजह से। एफ्लक्स मैकेनिज्म क्या होता है? एफ्लक्स मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये वो सिस्टम होता है, एफ्लक्स का मतलब होता है टू मूव आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ मूवमेंट करना। कि इससे क्या होता है कि जो सल्यूट्स होते हैं सेल में वो आउट की तरफ यानी कि बाहर की तरफ पंप आउट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसमें अलाउ करता है कि एफ्लक्स मैकेनिज्म, जैसे कि अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो अगर हमने क्लोरोक्वीन हमने दे दी है। सो क्लोरोक्वीन जो है अब यहाँ पे इसका एफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है, ये जो सल्यूट्स होते हैं उन्हें बाहर की तरफ मूव कर रहा है। ये पी फॉल्सीफेरम में इसका ये मैकेनिज्म होता है, ये एफ्लेक्स मैकेनिज्म की वजह से सल्यूट जो है बाहर की तरफ मूव करते, तो ये ड्रग भी बाहर की तरफ मूव करेगी। जब ये ड्रग बाहर की तरफ कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, सो इसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो रेगुलेट होगा और टॉक्सिक सब्सटेंस इससे रिमूव होते जाएंगे जो कि इसके लिए खतरा बन सकते हैं। सो क्लोरोक्वीन जो है ये इसे ख़त्म करने के लिए आया है, लेकिन एफ्लेक्स मैकेनिज्म की वजह से ये बाहर चला जाएगा, पंप आउट हो जाएगा, एंड देन पी फॉल्सीफेरम के लिए ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट जो है अब फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन जाएगा, एंड ये जो है इस पर एक्ट नहीं कर पाएगी, अपना जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो शो नहीं कर पाएगी, बिकॉज ये वक्त से पहले सेल से आउट हो गई है। देन फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है?
एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं, अदर पैरासिटिक इन्फेक्शंस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि है जियार्डियासिस के लिए हम यूज़ करते हैं। ये डायरियल वो है इसमें डायरिया होता है जो कि कॉज होता है बाय पैरासाइट गियार्डिया ड्यूडेनालिस से कॉज होता है। एंड एक्सटर्नल एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। एमीबियोसिस जो है ये इंटेस्टाइनल इलनेस है जो कि कॉज होती है बाय पैरासाइट एंटा एमीबा हिस्टोलाइटिका। सो ये एंटा एमीबा हिस्टोलाइटिका से कॉज होती है। यहाँ पे मैं अगर टाइप कर दूँ आपके लिए, सो गियार्डियासिस जो है ये कॉज होती है बाय गियार्डिया ड्यूडेनालिस। ओके, एंड एमीबियोसिस के लिए जो है एमीबा एंटा एमीबा हिस्टोलाइटिका। अदर एक्शंस क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्ट भी कर सकता है, एंटी हिस्टामिनिक भी है, लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, एंटी एरिथमिक एक्टिविटी यानी कि अगर हार्ट रिथम जो है वो इरेगुलर हुई उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक इसकी क्या है, गुड ओरल एब्जॉर्प्शन होती है, ओरली हम ये ड्रग देते हैं, एंड कंसंट्रेटेड होती है लिवर स्प्लीन किडनी लंग स्किन में ल्यूकोसाइट्स में, ये यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है, एक्ट करती है, सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन होती है रेटिना में भी जिसकी वजह से ऑकुलर टॉक्सिसिटी हो सकती है प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से, मेटाबोलाइज होती है लिवर में, एक्सक्रीट होती है यूरिन में, हाफ लाइफ इसका 3 to 10 डेज है, एंड टिश्यू की साथ बाइंड होता है, स्मॉल अमाउंट परसिस्ट करती है इन बॉडी में विद टर्मिनल हाफ लाइफ वो 1 to 2 मंथ्स तक भी इसकी हाफ लाइफ हो सकती है जो बॉडी टिश्यू के साथ बाइंड हो जाती हैं ज़्यादा। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इसके क्या होते हैं, लो डोज पे कौन से एक्शंस हो रहे हैं एंड हाई डोजेस पे। लो डोजेस अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं तो उसके साथ नॉशिया वोमिटिंग एनारोक्सिया एंड एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है। एनारोक्सिया हम कहते हैं जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें खाने पीने को दिल नहीं करता यानी कि ज़्यादा ईटिंग नहीं करते हैं, अनईजीनेस होती है, इचिंग होती है, हेडेक डिफिकल्टी होती है एकोमोडेशन में यानी कि प्यूपल जो है यानी कि देखने में हमें ज़रा मुश्किल हो जाती है, प्यूपल सही से कंस्ट्रिक्ट एंड डायलेट नहीं होता। हाई डोजेस पे प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से क्या होता है, अगर हम हाई डोज प्रोलॉन्ग यूज़ कर रहे हैं सो लॉस ऑफ विजन हो सकता है, रेटिना डैमेज बिकॉज ये कंसंट्रेटेड होती है आईज में, कॉर्नियल डिपॉजिट बन सकते हैं, डिमिनिश हो सकती है विजन, लॉस ऑफ हेयरिंग हो सकती है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, हेयर ग्रे हो सकते हैं, रैशेस हो सकती है एंड फोटो एलर्जी लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है। कंट्राइंडिकेशन इसकी क्या है, लिवर को डैमेज करता है बिकॉज कंसंट्रेटेड होती है लिवर, लिवर में मेटाबोलाइज होती है, सेवियर जीआईटी एंड न्यूरोलॉजिकल रेटिनल हेमाटोलॉजिकल डिजीजेज में हो सकता में कंट्राइंडिकेटेड है बिकॉज जहाँ जहाँ भी हाईली एक्यूमुलेट होती है और अगर वो वाली सिस्टम पहले से ही डैमेज हो तो उसमें कंट्राइंडिकेटेड है और ये हम एडमिनिस्टर नहीं करते विद मैफ्लोक्विन के साथ एंड एमाइडारोन एंटी एरिथमिक के साथ हम मिला के नहीं दे सकते और ये प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं, सेफ ड्रग्स हैं। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, किस किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, सो मलेरिया जो है हम ये मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली पी ओवेल एंड पी मलेरियाई के लिए, पी ओवेल और कुछ फॉल्सिफेरम के लिए ये अभी भी इंसेंसिटिव हो सकता है। गियार्डियासिस यानी कि डायरिया में हम यूज़ करते हैं जो कि पैरासाइट की वजह से अगर कॉज हुआ है, एमीबियोसिस के लिए एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एंड लूपस एथेरेमाटस के लिए भी हम यूज़ करते हैं, सिस्टेमिक लूपस एथेरेमाटस ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है दोनों, इसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। सो अब पढ़ते हैं एमोडियाक्विन एंड पिप्राक्विन। एमोडियाक्विन एंड पिप्राक्विन जो है ये दोनों भी आते हैं इन द 4 अमाइनोक्विनोन की क्लासिफिकेशन में है। सो एमोडियाक्विन जो है इसकी भी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ है क्लोरोक्विन की तरह एंड पिप्राक्विन की भी। इवन क्लोरोक्विन जो है जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन होते हैं उसके लिए, सो ये उसके लिए भी इफेक्टिव हो सकता है। पिप्राक्विन जो है ये इफेक्टिव होता है इन रेजिस्टेंट केसेस में हम देते हैं। एंड देन है मैफ्लोक्विन। मैफ्लोक्विन जो है अब मैफ्लोक्विन जो है ये अल्कोहल क्विनोलोन यानी कि मिथानॉल वाले में है जिसके साथ मिथानॉल ग्रुप होता है। सो मैफ्लोक्विन जो है ये डेवलप टू डील विद क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट पी फॉल्सिफेरम। क्लोरोक्विन जब पी फॉल्सिफेरम की जिन स्ट्रेन के लिए रेजिस्टेंट होता है उसके लिए हम देते हैं। एंड ये याद रखना है कि मैफ्लोक्विन जो है इसमें ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये किस उस पे एक्ट करती हैं, स्टेज पे एथ्रोसाइट शिजोंडोसाइट पे एक्ट करती है एंड ये रैपिड एक्टिंग ड्रग है विद हाई इफिकेसी।
क्लोरोक्वीन के सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंट प्लाज्मोडिया पे क्लिनिकल क्यूरेटिव है ये, एंड ऑल्सो इफेक्टिव होता है सप्रेसिव प्रोफाइलेक्टिक के तौर पे भी हम दे सकते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पी फॉस्फेरम के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम क्लोरोक्वीन की तरह है। एडवर्स इफेक्ट नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होती है, न्यूरोसाइकेट्रिक रिएक्शन होते हैं लाइक एटेक्सिया, एंजाइटी, हेलुसिनेशन। एटेक्सिया जो है बेसिकली कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है, इसमें अनकोऑर्डिनेशन जो वोलेंट्री मूवमेंट होती है, मस्कुलर मूवमेंट्स होती है, कोऑर्डिनेशन नहीं होती। कंट्राइंडिकेटर होता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर में हम नहीं दे सकते। कार्डिक कंडक्शन डिफेक्ट्स अगर हो यानी कि एरिथमियाज हो, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में हम ये नहीं दे सकते। सो इसमें जो मेन चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि किस स्टेज पे ये एक्ट करता है, क्लिनिकल यानी कि इसकी थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन में ये कहाँ पे आता है, केमिकल क्लासिफिकेशन में कहाँ पे आता है, एंड मलेरिया लाइफ साइकिल में किस स्टेज पे एक्ट करता है। सो देन आते हैं क्विनीन। सो क्विनीन डेरिवेटिव्स में ये आ गया क्विनीन जो है ये एल आइसोमर यानी कि लीवो रोटेटरी आइसोमर, लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सो ये लीवो रोटेटरी आइसोमर अल्कालॉइड से डिराइव किया गया है, काइकोन का बार्क एंड ये प्लांट है। क्विनोडीन जो है क्विनिडीन ये डी आइसोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दोनों क्विनीन एनालॉग्स है। लेकिन जो है इसमें एल आइसोमर यूज किया गया है, इसमें डी आइसोमर है, और ये एडमी एरिथमिक एक्टिविटी भी शो करता है एंटी मलेरिया के साथ। इर्थ्रोसाइट शिजोंडोसाइट स्टेज पे ये एक्ट करता है प्लाज्मोडियम में, इंक्लूडिंग क्लोरोक्वीन और मेफ्लोक्वीन की जो रेजिस्टेंट पी फॉस्फेरम स्ट्रेन होते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है, और ये मोर टॉक्सिक होती है देन क्लोरोक्वीन से। और ये गैमीट्स ऑफ पी वाइवेक्स यानी कि हैप्नोजॉइड स्टेज पे भी एक्ट करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी क्लोरोक्वीन की तरह है। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन याद रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा है। इससे मेजर जो एडवर्स रिएक्शन होता है वो काइकोनिज्म होता है, यानी कि ज़्यादा ये डिसऑर्डर होता है जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं काइकॉन का, कि टेम्पररी इसमें डीवनेस हो जाती है, हेडेक होता है, डिजीनेस होती है, रैशेज होते हैं, यानी कि जब हम लार्ज सिंगल डोज देते हैं या हायर थेराप्यूटिक डोजेज लॉन्गर पीरियड के लिए दे रहे होते हैं। टिनाइटिस होता है, अलार्मिंग साउंड्स आती हैं एयर में, नॉशिया, वोमिटिंग होती है, हेडेक, मेंटल कंफ्यूजन, वर्टिगो यानी कि सर चकराता है, डिफिकल्टी होती है, हियरिंग एंड विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, डायरिया, फ्लशिंग एंड मार्क प्रेस्पायरेशन, ज़्यादा स्वेटिंग होती है। स्टिल हायर डोजेज जो है एग्जैचुरेट करता है सिस्टम ऑफ डिलीरियम, यानी कि न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, डिलीरियम, फीवर, टेकीपीनिया, इंक्रीज हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पल्मोनरी एडेमा यानी कि लंग्स में एडेमा हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, ये इसका मेन जो है वो है एडवर्स इफेक्ट है। आइडियोसाइंक्रेसी होती है कुछ लोगों में, आइडियोसाइंक्रेसी हम कहते हैं अनयूजुअली बिहेव करते हैं, अनयूजुअल बिहेवियर होता है। कॉन्गिज्म डेवलप करता है थेरेप्यूटिक डोजेस पे भी। ओकेजनल हीमोलाइसिस होती है यानी कि डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसीज की, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पेशेंट में विद पी फॉस्फेरम। हीमोग्लोबिनूरिया हो जाता है, जिसे हम ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं, यानी कि फ्री हीमोग्लोबिन आ जाते हैं यूरिन में, पास आउट होते हैं, इसे हम ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं। ये आपने याद रख लेना है। अगर आ गया कि एडवर्स रिएक्शन यानी कि ब्लैक वाटर फीवर किस एंटी मलेरिया ड्रग की वजह से होता है, तो आपको आना चाहिए कि क्विनीन की वजह से होता है, किडनी डैमेज हो सकती है। यूजेस इसके इम्पॉर्टेंट है। इसका मलेरिया के लिए हम यूज़ करते हैं अनकम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंट पी फॉस्फेरम, मलेरिया के लिए ओरल क्विनीन देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सेवियर मलेरिया, अब कॉम्प्लिकेटेड सेवियर मलेरिया यानी कि सेरेब्रल मलेरिया यानी कि सेरेब्रल मेनिंजाइटिस में हम ये दे सकते हैं, है आईवी क्विनीन हम देते हैं इसमें सेवियर केस में, एंड नॉक्ट्यूनल मसल क्रैम्प्स में देते हैं, है जब रात को मसल क्रैम्प्स हो रहे हो, एक्स हो रहे हो। फिर आते हैं बिगवानाइड्स पे। बिगवानाइड एंड जो है ये एंटीफोलेट क्लास में अब आ गई है, एंटीफोलेट क्लास पे है। बिगवानाइड प्रोग्वानिल इसकी एक ही ड्रग है इसमें, प्रोग्वानिल। प्रोग्वानिल जो है ये एंटी मलेरियल एक्शन शो करती है, किस तरह, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करके, ये एंटीफोलेट है मैंने कहा। सो एंटीफोलेट जो है क्या करती है, यानी कि फोलिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होने देती। फोलिक एसिड किस लिए ज़रूरी होता है, डीएनए की सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होता है। तो जैसे कि हमने कहा कि ये जो है ये एक्ट करेगी एट गैमीटोसाइड स्टेज पे, ये प्रिवेंट करती है डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स नहीं बनने देगी। गैमीट्स कब बनेंगे, गैमीट्स भी तो असल में डिवीजन ही है, डीएनए की डिवीजन हो रही है पैरासाइट की इन द ह्यूमन बॉडी में। सो ये डिवीजन नहीं होने देना है, तो उसके लिए अगर हमने एंटीफोलेट ड्रग दी, क्योंकि इस गैमीट्स को बनने के लिए फोलिक एसिड की ज़रूरत है,
अगर फोलिक एसिड नहीं होगा सो ये गैमीट्स नहीं बनेंगे एंड दूसरे लोगों तक ये डिजीज जो है इफेक्ट नहीं कम्युनिकेट नहीं होगी, यानी कि नहीं फैलेगी, स्प्रेड नहीं होगी। सो इसके लिए हमने एंटीफोलेट ड्रग बिक्वानाइट देनी है। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को ये इनहिबिट करती है, जो कि हमने एंटीबायोटिक में इसका डिटेल से वो पढ़ा था। अगर वो उसकी एंटीबायोटिक जो है वो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बिगवानाइट जो है यह कन्वर्ट होता है एक साइक्लोग्वानिल एक्टिव कंपाउंड में और ये स्लोली एक्ट करता है एथ्रोसिटिक स्टेज। ये स्लो एक्टिंग ड्रग है, ये आपने याद रखना है। एंड एथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ वाइवैक्स एंड फॉल्सिफेरम पे एक्ट करता है एंड एथ्रोसिटिक स्टेज पे एक्ट करता है, ये भी याद रखना है। एडवर्स इफेक्ट स्टोमाटाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होती है स्टमक की, माउथ अल्सर हो जाते हैं, लार्ज डोज डिप्रेशन और मायोकार्डियम हो जाती है, हार्ट की एंड मेगालोब्लास्टिक इन एबनॉर्मली लार्ज आरबीसीज बनते हैं। और ये ड्रग नॉट अ ड्रग फॉर एक्यूट अटैक के लिए हम नहीं दे सकते। कैजुअल प्रोफाइलेक्स के लिए हम दे सकते हैं 100 to 200 मिलीग्राम डेली। फिर है डायअमाइनो पैरामिडीन पायरीमिथामीन, ये भी एक एंटीफोलेट ड्रग है। इसकी बेसिकली 3 इसमें ड्रग्स आती है, क्लासेस है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सेलेक्टिवली इनहिबिट करता है प्लाज्मोडियल फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, इसका भी वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फोलिक एसिड कम हो जाएगा सो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगी मलेरिया पैरासाइट की। ये ज़्यादा पोटेंट होती है, यानी कि ज़्यादा अच्छे से काम करती है प्रोग्वानिन से और इफेक्टिव होती है अगेंस्ट एथ्रोसिटिक फॉर्म के ऑफ ऑल स्पीशीज, और जो भी एथोसिटिक स्टेज पे जो स्पीशीज एक्ट करते हैं उन सब पे। और ये कॉम्बिनेशन विद सल्फोनामाइड फॉर, यानी कि एथोसिटिक स्टेज पे जितने भी स्पीशीज होते हैं उन सब पे के लिए ये इफेक्टिव होती है। और ये हम कॉम्बिनेशन में देते हैं सल्फोनामाइड्स के साथ मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए एंड ये टेस्टलेस होता है तो इसलिए सूटेबल हो सकता है चिल्ड्रन के लिए। एडवर्स इफेक्ट इसकी क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। एंटी मलेरिया जितने भी ड्रग है उन सब का ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो ब्लड पे ही होता है, एनीमिया कॉज करता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगी। एक ग्रैनुलोसाइटोसिस, एक ग्रैनुलोसाइट्स हम कहते हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, सो इसमें आ जाता है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स जो है वो नहीं होते हैं, कम हो जाते हैं। सल्फोनामाइड सल्फाडोक्सिन, ये भी एंटीफोलेट है। लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड जो है सल्फाडोक्सिन, ये इफेक्टिव नहीं होती एंटी मलेरियल के लिए, लेकिन ये हम कॉम्बिनेशन में अगर पायरीमिथामीन के साथ देते हैं तब ये एंटी मलेरियल इफेक्ट शो कर सकता है। फोलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। इफेक्टिव होता है अगेंस्ट एथ्रोस्टिटिक स्टेज ऑफ पी फॉल्सिफेरम के लिए। और ये हम फास्टर एक्टिंग है और ये रेजिस्टेंस स्ट्रेन के को प्रिवेंट करती है। एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इसकी वजह से हो सकते हैं, सल्फोनामाइड के कंपोनेंट्स की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। इनीमिया हो सकता है इसकी वजह से। फिर है 8 अमाइनो क्विनोन्स, ये भी क्विनीन डेरिवेटिव्स है। प्रेमाक्वीन एंड टेक्नोक्वीन इसमें आती है। प्रेमाक्वीन जो है ये मोस्ट एक्टिव होती है अगेंस्ट लिवर हैप्नोजॉइड। प्रेमाक्वीन जो है ये हम रिलैप्स के लिए देते हैं, हैप्नोजॉइड स्टेज डोमेंट को ख़त्म करने के लिए, कंप्लीटली इरेडिकेट करें हमारे बॉडी से पैरासाइट को। प्री एथ्रोसिटिक स्टेज पे एक्ट करता है एंड क्योंकि हाइप्नोसाइड जो है ये प्री एथ्रोसिटिक स्टेज से पहले ही होता है। वीक एक्शन होता है अगेंस्ट एथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ वाइवैक्स के एंड कोई भी एक्शन ये शो नहीं करता फॉल्सिफेरम पे। गैमीटोसीडल एक्शन होता है हर स्पीशी के लिए। एंड देन प्रेमाक्वीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्रेमाक्वीन जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फुली अंडरस्टूड नहीं किया गया है अब तक, लेकिन इतना बस है कि ये जो है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट करता है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है पैरासाइट में उसे अफेक्ट करता है। एंड ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो होती है पैरासाइट में उसे नहीं होने देता, जनरेट करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को, जिसकी वजह से पैरासाइट जो होते हैं ये किल हो जाते हैं, हेल्प करता है पैरासाइट्स को किल करने में, यानी कि उसके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। देन है एडवर्स इफेक्ट क्या है प्रेमाक्वीन के, ये हम रेडिकल क्योर के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि रिलैप्स के लिए यूज़ करते हैं। पीवाईवैक्स के लिए 15 मिलीग्राम डेली हम देते हैं 14 डेज के लिए क्लोरोक्वीन के साथ। गेमिटोसीडल होता है इन फॉल्सिफेरम मलेरिया में 45 मिलीग्राम सिंगल डोज देंगे क्लोरोक्वीन के साथ एंड कट डाउन ट्रांसमिशन। ये ज़्यादा डोजेज वगैरह आती नहीं है, लेकिन फिर भी आपने याद रख लेनी है फॉर इंफॉर्मेशन। ज़्यादा जो है इसमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है एंड कि ये किस स्टेज पे एक्ट करती है, क्लासिफिकेशन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवर्स इफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस होती है एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, हेमाटो हिमोपोएटिक
माइल्ड एनीमिया हो सकता है, साइनोसिस हो सकती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन, हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है इन G6PD डिफिशिएंसी। सो ये ड्रग देने से पहले हम जो भी क्विनीन डेरिवेटिव्स हैं या क्विनीन क्लोरोक्वीन जो है इन सब को, ये सीडल ड्रग्स है, सो इसे देने से पहले हमेशा हमने G6PD टेस्ट कर लेना है। और जितनी भी सल्फेटेड ड्रग्स होती हैं उससे पहले उसमें हमेशा G6PD जो है ये कंट्राइंडिकेट, सॉरी, देन अवॉइड करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी G6PD पेशेंट्स में एंड जिसमें डिफिशिएंसी होती है। एंड टेफ्नोक्वीन जो है ये मोर एक्टिव होती है, स्लोली मेटाबोलाइज होती है, एनालॉग है प्रेमाक्वीन का, ये एनालॉग है। ये इसका ये एडवांटेज है कि ये हम दे सकते हैं वीकली बेसिस पे। सिंगल डोज एंटी रिलैप्स थेरेपी होती है फॉर वाइवैक्स के लिए। फिर है नेप्थोक्वीन एटोवाक्वीन। नेप्थोक्वीन एटोवाक्वीन में ये सिंथेटिक नेप्थोक्वीन, ये सिंथेटिक ड्रग है, रैपिडली एक्टिंग एथ्रोसिटिक शिजोंडोसाइड पे एक्ट करती है, ये याद रखना है फॉर प्लाज्मोडियम फॉल्सिफायम प्लाज्मोडिया, अदर प्लाज्मोडिया के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका डिफरेंट है, ये कोलैप्स करता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को और एटीपी प्रोडक्शन नहीं होने देता। प्रोग्वानिल जो है ये पोटेंशिएट करता है एक्शन ऑफ एटोवाक्विन एंड प्रिवेंट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी नेप्थेरिडीन पायरोनेरिडीन की तरफ आते हैं। नेप्थेरिडीन एंड पायरोनेरिडीन जो है ये एथ्रोसिटिक शिजोंडोसाइड पे एक्ट करता है, पोटेंट एंटी मलेरियल एक्टिविटी शो करता है। एंड एमसीक्यूज आता है यहाँ पे, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मोडिया। एमसीक्यूज आ सकता है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मोडिया के लिए कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग यूज की जाती है, सो नेप्थेरिडीन। फिर है ड्रग जो कि हम यूज़ करते हैं, ये ड्रग हम कॉम्बिनेशन में आर्टिमिसिनोएट के साथ देते हैं जो कि पैरामेक्स के नाम से आती है अनकॉम्प्लिकेटेड पी फॉल्सिफेरम मलेरिया। सो ये भी एमसीक्यू, अनकॉम्प्लिकेटेड पी फॉल्सिफेरम मलेरिया के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, तो नेप्थेरिडीन को हम आर्टिसिनोएट के साथ मिलाकर देते हैं। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये फुली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन ये दो पाथवेज पे एक्ट करता है। फर्स्ट ये इनहिबिट करता है हीम को हेमाजॉइन में कन्वर्ट नहीं होने देता, एंड नेक्स्ट ये एक्ट करता है इंटरकलेटिंग डीएनए पे, यानी कि टोपो आइसोमेरेज 2 पाथवे पे एक्ट करता है इंटीग्रेस पे, ताकि डीएनए की रेप्लिकेशन ना हो। प्रोमिनेंटली ये एंटी मलेरिया एंटी कैंसर एक्टिविटी भी शो करती है। एडवर्स इफेक्ट जो है ये वेल टॉलरेटेड होती है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका हेडेक, नॉशिया, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन होता है, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाता है एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाता है। देन आते हैं अमाइनो अल्कोहल्स में दो ड्रग्स हैं, हेलोफेंट्रीन एंड लुमेफेंट्रीन। एराइल अल्कोहल की टाइप में आता है, क्लासिफिकेशन में है। ल्यूमेफेंट्रीन एंटी मलेरियल एजेंट है, ये हम आर्टिमेथर के साथ अब कॉम्बिनेशन में देते हैं, वो वाली हम एंटीसिनुएट के साथ देते हैं, आर्टिमेथर के साथ, दोनों आर्टिमिजिन डेरिवेटिव्स है। एफिकेसी को इम्प्रूव करने के लिए, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। कॉम्बिनेशन थेरेपी में हम देते हैं एथोसाइड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीशीज के। ल्यूमेफेंट्रीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हीम के साथ बाइंड हो जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस जो हो जाता है हीम, उसके साथ ये बाइंड हो जाता है और इसकी डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि इसे हेमाजॉइन में कन्वर्ट होने नहीं देता। और इसी सेम प्रोसेस के दौरान पर ऑक्साइड ग्रुप जो है आर्टिमिथर का, आर्टिमिथर जो है इसमें पर ऑक्साइड ग्रुप होता है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, ये बाइंड हो जाता है हीम के साथ और फिर ये रिलीज करता है यानी कि इस पर ऑक्साइड ग्रुप की जब ये हीम के साथ बाइंड हो जाता है, इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और ये टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स जो है ये रिलीज करता है, जो कि फिर पैरासाइट को ख़त्म करने में, किल करने में हेल्प करता है। साइड इफेक्ट इसके क्या है, ये हम आर्टिमेथर ल्यूमेफेंट्रीन कॉम्बिनेशन में देते हैं, हेडेक कॉज करता है, एनोरेक्सिया, डिजीनेस, एस्थीनिया कॉज करता है। एस्थीनिया जो है हम कहते हैं फिजिकल वीकनेस जब हो जाती है बॉडी में। पॉसिबल सीरियस एडवर्स इफेक्ट जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो जाती है ईसीजी में, एंड बोलस इरप्शन होती है। बोलस इरप्शन हम कहते हैं कि ये ड्रग रिएक्शन की वजह से होता है, ड्रग की रिएक्शन की वजह से होता है, एडवर्स इफेक्शन की बॉडी पे जो है ब्लिस्टर्स यानी कि ब्यूला निकल आते हैं। यूटिकेरिया, स्किन रैशेज हो सकते हैं, स्प्लीनोमेगाली, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, हेपेटोमेगाली यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ लिवर हो सकती है, हाइपर सेंसिटिव इरेक्शन एंड एंजियोएडेमा हो सकता है, यानी कि एडेमा हो सकता है इन अंडर द स्किन। फिर है सिक्विस्टर्पिन लैक्टोन्स आर्टिमिसिनिन। आर्टिमिसिनिन इसे हम सिक्विस्टर्पिन लैक्टोन्स भी कहते हैं, आर्टिमेथर डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। आर्टिमिसिनिन जो है ये एक्टिव प्रिंसिपल है, प्लांट आर्टिमिसिया एनोआ से डेराइव्ड किया गया है। ये पोटेंट भी है, रैपिड एक्टिंग भी है और ये ब्लड शिजोंडोसाइड पी फॉस्फेरम रेजिस्टेंट
जो होते हैं जिन पे जो ड्रग्स इसके लिए रेजिस्टेंट होती हैं, तो ये रेजिस्टेंस शो कर लेता है जिन ड्रग्स पे, तो उनके लिए हम ये तो आर्टेमिसिनिन फिर हम पी फॉस्फेरम के लिए यूज़ करते हैं। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका, और हाई रिकरिडेंस रेट, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से ये कंप्लीट पैरासाइट को इरेडिकेट कभी कभार नहीं कर पाता। रिकरिडेंस यानी कि रिलैप्स हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, ये एंडोपेरस पर ऑक्साइड ब्रिज बनाता है, यानी कि एंडो पर ऑक्साइड जो है ये ब्रिज जो है इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। पहले क्या होता है कि आर्टेमिसिनिन जो है, आर्टेमिसिनिन ये क्या करता है कि इसका जो वो ये वैक्यूल जो होता है पैरासाइट का, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे ये इसके जो एंडोपेरोक्साइड ग्रुप होते हैं वो ये एंडोपेरोक्साइड ब्रिज बनाता है, हीम आयरन क्लीव, और फिर हीम आयरन जो है यानी कि पैरासाइट ने ये पहले चला जाता है वैक्यूल में, वहाँ पे ये एंडोपेरोक्साइड ब्रिज बना लेता है। हीम आयरन जो है ये क्लीव कर देता है, इस एंडोपेरोक्साइड ब्रिज जो है इसे तोड़ देता है, एंड हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स रिलीज हो जाते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स जो है ये पैरासाइट के मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं, उसके साथ कोवलेंटली बाइंड हो जाता है और उसके प्रोटीन्स के साथ, और उसे डैमेज कर देता है। सो ये आर्टेमिसिनिन है एंड पैरासाइट का वैक्यूल है, यहाँ पे आके ये जो है ब्रिज बना लेता है। सो ये ब्रिज जो है फिर हीम जो है इसे ब्रेक डाउन कर लेता है, एंड ये फ्री रेडिकल रिलीज हो जाते हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इस पे ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, एंड इसकी डिस्ट्रक्शन कर लेता है, किल कर लेता है पैरासाइट को। एंड आर्टेम मेथड जो है आर्टेमिसिनिन, ये टोयूयू, एक इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में, दिसंबर 2015। ये चाइनीज का वो था, यानी कि मेडिसिन स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने आर्टेमिसिनिन प्लांट डिराइव किया, डिस्कवर किया था कि इससे जो है एंटी मलेरियल एक्शन ये शो करता है। प्लांट आर्टेमिसिया एनुआ इसका नाम है, एंड आर्टेमिसिनिन डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं, जो कि आर्टिमथर से बने हैं, आर्टिसिनुएट है, आर्टिमिथर है, आर्टिईथर है, एंड आर्टिरोलोन है। एंड ये ज़रूर नोट कीजिएगा कि हम कभी भी आर्टेमिसी इसमें जो ये फर्स्ट थ्री है ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, यानी कि आधे से सिंथेटिक है, आधे जो है नेचुरल है, एंड आर्टिरोनॉन ये कम्प्लीटली सिंथेटिक है, ये कम्प्लीटली सिंथेटिक है, एंड ये सेमी सिंथेटिक है। ओके, ये हम कभी भी प्रोफाइलक्स में नहीं दे सकते और इसका शॉर्ट हाफ लाइफ होता है, और ये हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, एलोन जो है ये इफेक्टिव नहीं होते, एंड ये सारे जितने भी आर्टेमिसिनिन डेरिवेटिव हैं ये सारे ब्लड स्टेज पे एक्ट करते हैं और इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता हेपेटिक स्टेज पे, यानी कि स्पोरो जो जॉइड होता है यानी कि शीजोकोनी स्टेज पे ये एक्ट नहीं करता, बल्कि एथ्रोसिटिक स्टेज पे एक्ट करेगा, एंड ये सारे गैमेटोसीडल एक्शन भी शो करते हैं। आर्टिसिनुएट पढ़ते हैं। आर्टिसिनुएट जो है ये वाटर सॉल्युबल ईस्टर है, डाईहाइड्रो आर्टेमिसिनिन का डेरिवेटिव है, एंड ये हम ओरल IM IV रेक्टल दे सकते हैं। ओरली 100 मिलीग्राम BD ऑन डे 1 पे हम 100 मिलीग्राम देंगे फर्स्ट डे पे, एंड देन इसका दूसरे बाकी दिनों में फर्स्ट डे पे यानी कि हमने लोडिंग डोज देना है। लोडिंग डोज हम कहते हैं कि एक ही बार में ज़्यादा ड्रग दे देते हैं, एंड देन 50 मिलीग्राम हम BD देते हैं बाकी 4 दिनों में। फिर है पैरेंटेरल, हम 120 मिलीग्राम ऑन D1 देते हैं, और ये हमने पैरेंटेरल यानी कि IV देते हैं 2.4 मिलीग्राम पर kg पर BD, और 60 मिलीग्राम हम OD देते हैं, यानी कि एक दिन में एक दफ़ा 2.4 मिलीग्राम पर kg फॉर 7 डेज के लिए। आर्टेमेथर इथाइल मिथाइल ईथर ऑफ डाईहाइड्रोआर्टेमिसिनिन, ओरल IM हम देंगे 80 मिलीग्राम 2 दफ़ा देंगे दिन में डे 1 पे, एंड देन 80 मिलीग्राम देंगे फिर दिन में एक दफ़ा 7 डेज़ के लिए, यानी कि इसके लिए हम लोडिंग डोज देते हैं। पहले दिन पे हमने ज़्यादा देना है, डबल डोज देना है, फिर उसका हाफ हाफ। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, माइल्ड एडवर्स इफेक्ट होता है लाइक नॉशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ड्रग्स, ड्रग फीवर हो सकता है इसकी वजह से, और इचिंग होती है। टेनाइटिस होती है, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, डिजीनेस होती है, ब्लीडिंग, डार्क यूरिन होता है, ECG चेंजेस, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, एंड ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइट काउंट कम हो जाती है, ये रेयर है। यूजेस अनकम्प्लिकेटेड पी फॉस्फेरम के लिए हम यूज़ करते हैं जिसके लिए क्लोरोक्वीन सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंट हो जाता है। सेवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लिए हम यूज़ करते हैं पैरेंटेरली।
आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, हम ये कभी भी एलोन नहीं देंगे, कॉम्बिनेशन में देते हैं। है आर्टिमिसिनिन कंपाउंड शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं जिसकी वजह से ये जो है इसकी वजह से रिलैप्स का ज़्यादा चांस होता है। मोनोथेरेपी के तौर पे ये हम अगर देंगे भी तो हमने फिर बहुत टाइम तक देना है ताकि रिलैप्स ना हो, यानी कि लॉन्ग टर्म फिर यूज़ करेंगे। और ये कंबाइनिंग आर्टिमिसिनिन कंपाउंड विद लॉन्ग अदर लॉन्ग एक्टिंग लाइक मेफ्लोक्विन, हमने दूसरे लॉन्ग एक्टिंग कंपाउंड के साथ इसे कॉम्बिनेशन में नहीं देना, जैसे कि मेफ्लोक्विन। कॉम्बिनेशन थेरेपी हम क्यों देते हैं, ताकि रैपिड क्लिनिकल एंड पैरासाइटोलॉजिकल इसका जो इफेक्ट है, थेराप्यूटिक इफेक्ट, वो जल्दी शो हो, हाई क्योर रेट्स हो और रिलैप्स कम हो, रेजिस्टेंस ना हो और टॉलरेबिलिटी प्रोफाइल सही हो। जो हम कॉम्बिनेशन में देते हैं इसकी कौन कौन सी रिजमेंट है। आर्टिसिनोवेट को हम कॉम्बिनेशन में देते हैं पायरीमिथामीन के साथ भी दे सकते हैं। सल्फाडॉक्सिन जो पायरीमिथामीन है, आर्टिसिनोवेट को हम मेफ्लोक्विन के साथ भी दे सकते हैं। आर्टिमेथर को हम ल्यूमीफेंट्रिन के साथ भी दे सकते हैं। आर्टिमिजिनिन को हमने मेफ्लोक्विन के साथ नहीं देना, आर्टिमिथर को ल्यूमीफेंट्रिन के साथ दे सकते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया। आर्टिसिनोवेट को एमोडिया क्वीन के साथ और पिप्राक्वीन के साथ दे सकते हैं कॉम्बिनेशन में। एंटी मलेरियल ड्रग नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है, बिफोर थेरेपी के हमने हेल्थ हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री और एलर्जीज को असेस करना है। बेसलाइन वाइटल साइन लेने, कंट्राइंडिकेशन और इंटरेक्शन यानी कि वो देख लेना है। जितनी भी ड्रग्स हमने दे रहे हैं वो हमने जितना जो प्रिस्क्राइब किया गया है उस टाइम के लिए देने हैं। है मोस्ट ड्रग जो है ये हम फूड के साथ लेते हैं जिसकी वजह से जीआई अपसेट यानी कि रिड्यूस होता है, जीआईटी डिस्ट्रेस नहीं होता। हमने पेशेंट को कहना है कि फिजिशियन को नोटिफाई करें इमीडिएटली अगर उसे टिनाइटस हो रहा हो, रिंगिंग आ रही हो, सेंसेशन हो ईयर्स में, विजुअल डिफिकल्टीज हो, नॉशिया वॉमिटिंग हो, प्रोफ्यूज डायरिया हो और एब्डोमिनल पेन हो। अलर्ट करेंगे पेशेंट टू पॉसिबल रीअक्ररेंस ऑफ द सिम्टम ऑफ मलेरिया सो दैट विल नॉट सीक इमीडिएट ट्रीटमेंट, कि अगर उसे वापस से मलेरिया की रिलैप्स हो गया, ट्रीटमेंट वही सिम्टम वापस आ रहे हैं तो वो फॉरन इमीडिएट ट्रीटमेंट ले। और एडवर्स इफेक्ट हमने देखने हैं इसके। एंड साथ में G6PD टेस्ट जो है वो ज़रूर करना है, वो नहीं भूलना है हमने ये। सो दैट्स ऑल अबाउट एंटी मलेरिया ड्रग्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।